जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं ओमकार चौधरी जी, जिनको आप ओसीएन नेटवर्क पर सुनते हैं और अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी आप उनको सुनते हैं। बेहतरीन एनालिसिस के साथ आपके सामने आते हैं और आज हमारे शो पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओमकार जी। जय हिंद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। आपको भी और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। बहुत धन्यवाद। ओंकार जी, हम अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करते हैं, तो बांग्लादेश जहाँ पर गारमेंट और ये पूरा हब हुआ करता था, और जिस उसको उस पूरे सेटअप को क्रिएट करने में भारत ने एक समय था कि काफ़ी मदद की, और पूरा वो जो इंडस्ट्री भारत पे ही निर्भर रही। लेकिन आज बांग्लादेश से जितनी भी कंपनीज़ हैं, जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं, गैप, वॉलमार्ट, डीकैथलॉन, ये सारी कंपनीज़ वहाँ से निकल कर जा रही हैं और भारत की तरफ ऑर्डर्स डाइवर्ट हो रहे हैं। सिमिलरली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, जो वेस्टर्न ग्रुप्स हैं, पीएनजी काफ़ी बड़ी ब्रांड है, इस तरह की बड़ी सारी कंपनीज जो है वहाँ से एग्जिट ले रही हैं। और ज़्यादातर जो इन कंपनीज के सामने या ब्रांड्स के सामने, इनफैक्ट चाइना का भी अगर हम एग्जांपल लें, तो उनके सामने चैलेंज रेडिकलाइजेशन और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो रहे हैं। तो मैं आपसे आज जो विषय समझना चाहती हूँ वो ये कि किस तरह से रेडिकलाइजेशन की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी जो इकोनॉमीज हैं, जो कभी बेहतर हुआ करती थी, आज वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। कैसे ये सब हुआ, मैं थोड़ा सा आपसे इससे विस्तार से समझना चाहूंगी। अंबर जी, थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा और तब समझ में आएगा कि ये स्थितियां परिस्थितियां एक्चुअल में क्यों निर्मित हो रही हैं और क्यों बड़ी कंपनियों का, नामचीन कंपनियों का इन देशों की रक्षा, सुरक्षा, कानून व्यवस्था से विश्वास उठ रहा है। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे अफगानिस्तान में करज़ई सरकार गई थी, वहाँ पर तख्ता पलट हुआ था और रातों रात अमेरिका सिर पर पैर रख करके भाग गया था। अपने अस्त्र शस्त्र सब महंगे महंगे जो भी थे उनको छोड़ छाड़ करके भागा था और वहाँ तालिबान शासन का प्रारंभ हो गया था। म्यांमार में आंग सान सूची का, उनके जो भी उनकी जगह राष्ट्र प्रमुख थे उस समय, उनका तख्ता पलटा गया, सेना ने वहां पर कब्जा किया और सूची को उठा करके जेल में डाल दिया गया। पाकिस्तान में एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, चुने हुए प्रधानमंत्री थे इमरान खान। वहां पर भी सेना ने एक तरीके से उनका तख्ता ही पलटा और उनकी जो पार्टी थी, उनकी जो लोकप्रियता थी, उससे डर करके दो एक दूसरे के खिलाफ रहने वाली हमेशा दोनों पार्टियों को इकट्ठा किया और कहा कि आपको हम शासन सौंपेंगे। उनकी पार्टी का अधिकार ही छीन लिया गया इमरान खान की, और अधिकांश जो एमपी हैं वो उन्हीं की पार्टी के जीत करके आए, लेकिन चूंकि सिंबल पर नहीं थे तो इसलिए उनको मान्यता नहीं मिली और फिर से एक ऐसी अलोकप्रिय सरकार को वहां पर स्थान दे दिया गया और इमरान खान को उठा करके जेल में डाल दिया गया। इसके बाद तीन और घटनाएं हुई हैं। श्रीलंका में तख्ता पलटा गया था, राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर पकड़ करके भागना पड़ा था। बांग्लादेश में तख्ता पलट किया गया एक चुनी हुई सरकार का, शेख हसीना को भी हेलीकॉप्टर पकड़ करके अपने पड़ोसी देश यानी भारत में आकर के शरण लेनी पड़ी। हिंडन एयरपोर्ट पर आकर के उनका विमान उतरा और उसके बाद से वो लगातार भारत में ही हैं। नेपाल में जो भी जिस भी तरह का कम्युनिस्ट शासन था और मिला जुला खेल चल रहा था, 6 महीने तुम प्रधानमंत्री रह लो, 6 महीने मैं रह लूंगा, 8 महीने तुम लूट लो, 1 साल मैं लूट लेता हूं, उसका खेल का अंत हुआ। और सभी जगह जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं और जो साजिशें हैं और जो ताकतें हैं, वो तो काम कर ही रही थी, पर इंटरनली भी ये सरकारें जो पब्लिक की
एस्पिरेशंस होती हैं, उनको फुलफिल करने में कहीं न कहीं नाकाम हो रही थी और ताकत के बल पर आंदोलनों को दबाने की कोशिश हो रही थी। रोज़गार नहीं थे, बेरोज़गारी चरम पर थी, महँगाई चरम पर थी और जो दूसरे तमाम पैरामीटर्स एक चुनी हुई लोकप्रिय सरकार के होने चाहिए, जो दायित्व होने चाहिए। जैसे दायित्वों में ये है कि भई एक तो जन कल्याण के काम करती हो सरकार, दूसरे उनकी जान-माल की सुरक्षा की गारंटी दे। कम से कम ये मिनिमम 2 चीज़ें तो किसी भी सरकार से अपेक्षा की जाती है, जो फुलफिल नहीं हो रहे थे। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय कुछ ताकतें थी, जो अलग-अलग देशों में ये सब खेल खेल रही थी और चुनी हुई सरकारों के तख्ते पलट करके वहाँ पर अपनी मर्जी के कठपुतलियों को बैठा करके और अ, सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले रही थी। नेपाल एक्सेप्शन केस है, जहाँ पर ये अपने प्यादे को नहीं बैठा पाए, बाकी जगह इन्होंने खेल किए और कम से कम जो इनके हित सधते रहें, ऐसी कोशिश की गई है। अब आते हैं कि साहब ये कंपनियां भाग क्यों रही हैं? पाकिस्तान में जो हालात पैदा कर दिए गए हैं और पाकिस्तान की जो चौतरफा इस समय धुलाई और पिटाई और छिताई हो रही है और जिस तरह की हुकूमत वहाँ काम कर रही है और अमेरिका के साथ जिस तरह से इन लोगों ने हाथ मिलाए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत हित, उनके दामाद, वो उनका तो लाहौर में दफ्तर ही खुल गया है, बताते हैं। और क्रिप्टो का पूरा बिज़नेस वो कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ दूसरे बिज़नेस भी उन्होंने पाकिस्तान के ज़रिए करने शुरू कर दिए हैं। खुद आर्मी का चीफ, जो खुद को फील्ड मार्शल बताता है, एक्चुअल में फील्ड मार्शल है, जिसकी छिताई हुई और जिसने घुटने टेक दिए 4 दिन में भारत के सामने। वो वाशिंगटन जाता है अपने प्रधानमंत्री को लेकर के और एक अटैची में भर कर के बलूचिस्तान से और कुछ दूसरी जगहों से जो रेयर अर्थ्स जो है उन्होंने निकाले हैं, उनको शो कर रहा है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भी खड़े होकर के उनको क्रिटिसाइज किया है वहाँ के एमपीज़ ने कि इन्होंने आर्मी चीफ होते हुए हमारी नाक कटवाई है, एक व्यापारी की तरह वहाँ जाकर के राष्ट्रपति के सामने रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो दिखा रहे हैं। जैसे कोई व्यापारी का काम काम करता है वैसे ये कर रहे हैं वहाँ पे और बड़ा भद्दा जेस्चर था वो। कहने का आशय ये है कि वहाँ पर जो ऑलरेडी आपके नागरिक हैं, जो कंपनियाँ काम कर रही हैं या जो भी अलग-अलग इदारे हैं, उनको आप सुरक्षा दे पाने में कामयाब हैं। आप दूसरे देशों को धमकियाँ देते हैं, लेकिन खुद आप हाथ में कटोरा लेकर के दुनिया भर में भीख माँगते फिर रहे हैं। आपकी इकोनॉमी की हालत क्या है? और आप जो 2022 में इनको एक ग्रे सूची से बाहर किया गया था, अब वही एजेंसी इनको फिर से सचेत कर रही है कि हमारी पकड़ में कुछ ऐसे ट्रांज़ैक्शंस आपके आए हैं कि हमें फिर से कार्रवाई करनी पड़ेगी। यानी ये चेतावनी है कि आपको फिर से ग्रे सूची में डालना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर से टेररिस्ट ग्रुप की मदद कर रहे हैं और कुछ ऐसे ग्रुप से, कुछ ऐसे ऐप से आपने ट्रांज़ैक्शंस किए हैं, जिनसे लगता है कि आप अब बेशर्मी के साथ, बेखौफ होकर के ये काम कर रहे हैं। जो कुछ एक्चुअल में अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के बीच में इस समय चल रहा है और जो भारत के साथ इनका तनाव चल रहा है, उसके चलते पाकिस्तान में एक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। वहाँ जो भी कंपनियाँ काम कर रही हैं, जिन्होंने अपना पैसा लगाया है, वो कम से कम एक मिनिमम गारंटी ये चाहती हैं कि पीस हो और उनको किसी तरह से ब्लैकमेल ना किया जाए, उन पर बेजा दबाव ना हो, प्रेशर ना हो। और सबसे बड़ी बात क्या है अंबर जी, कोई भी कंपनी आपके यहाँ आएगी, तो कम से कम ये सोच करके तो आएगी कि भई आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं,
उसकी खपत तो हो ठीक तरीके से। आपके देश में नागरिकों के पास क्या परचेजिंग पावर रह गई है? आपने छोड़ रखी है क्या? या अगर वो बाहर के देशों को निर्यात भी करें, तो कौन से देश हैं जिनके साथ आपके ऐसे रिश्ते बन गए हैं कि आप अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करने की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम दूसरी चीजें और माहौल और रिश्ते ये सब आपके हों, वो सब तो चौपट हुए पड़े हैं। यही हाल जो है बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में जिस तरीके से जो कट्टरपंथी हैं और पाकिस्तान में भी, दोनों जगह, ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं और जिस तरह का माहौल इन लोगों ने वहां पर बना दिया है, और बांग्लादेश जो 1971 में बना और किन स्थितियों परिस्थितियों में बना, कौन से कारणों की वजह से पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में तब्दील हुआ, जिसमें भारत की भी शहादतें हुई, भारत ने भी बहुत बड़ा त्याग किया, वो सब चीजें ये भूल गए मोहम्मद यूनुस। और किसकी कठपुतली हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और सर अब तो आप खबर ये भी है ओमकार जी के जाकिर नाइक भी जाने वाले हैं लगभग 22 जो दिन कट की जो भी बांग्लादेश। कट्टरपंथी हैं, उनकी दो जगह महफूज हैं, वहां वो सुकून से रह सकते हैं और अपनी तमाम विश्व विरोधी, पीस विरोधी गतिविधियों को जारी रख सकते हैं। वहां कोई रोक टोक नहीं है। एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, दो जगह ऐसी हैं। बाकी जगहों पे तो कुछ देशों को अब ऐतराज होने लगे हैं, परेशानी होने लगी है, क्योंकि वो अब आगे की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कट्टरपन भी छोड़ दिया है, जो तमाम तरह की गलत परंपराएं थी वो उनसे भी अब नाता तोड़ रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश, और ख़ास तौर से अगर हम भारत की ही बात करें, तो कितनी मल्टीनेशनल टेक कंपनियां हैं जिनको इस समय भारतीय हेड कर रहे हैं, और वो किसी धर्म विशेष से भी वाबस्ता नहीं है या किसी राज्य विशेष से भी नहीं है। अलग-अलग राज्यों की प्रतिभाएं हैं, अपने दम पर, अपनी एजुकेशन के, अपने संस्कारों के दम पर वहां परचम फहरा रहे हैं और पूरी दुनिया को एक्चुअल में एक रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। और भारत की अपनी जो तरक्की है, वो पूरी दुनिया के लिए इस समय प्रेरणा का बायस है। क्योंकि जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, देश की कमान संभाली थी, हम 11th या 12th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे दुनिया की। इन 11 सालों में हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर आ गए हैं और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले 1.5-2 साल में ये हो जाएगा, 2.5 साल में हो जाएगा। पर मेरा कहना ये है कि दुनिया ये सब देख रही है और ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी जरा समझने की जरूरत है। जब ये श्रीलंका में हो रहा था, बांग्लादेश में हो रहा था, नेपाल में हो रहा था, कैसी बातें की जा रही थी हमारे यहाँ सोशल मीडिया में। ये जो पूरा इकोसिस्टम है, ये जो लुटियन मीडिया है, ये किस तरह की बातें कर रहा था, या कुछ पॉलिटिकल पार्टी के बौने अदने नेता किस तरह कुलांचे भरने लगे थे, छलांगे मारने लगे थे, उछलने लगे थे कि देखो, अगर श्रीलंका में हो सकता है, अगर बांग्लादेश में हो सकता है, नेपाल में तख्तापलट हो सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। और इतने बेशर्म लोग हैं, इनको ये भी नहीं पता यहाँ का खाते हो और यहीं इस तरह की बातें करते हो, जिसके बारे में कहा जाता है कि साहब सबसे पुराना अगर कोई लोकतंत्र है तो अमेरिका है, और सबसे महान लोकतंत्र अगर कोई है तो वो भारत है। जहां किसी भी राज्य में या लोकसभा के जब चुनाव होने होते हैं, समय पर होते हैं, निष्पक्ष तरीके से होते हैं, पूरे स्वतंत्र तरीके से होते हैं, हर नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, प्रणाली को अपनाया जाता है, उसी के तहत जो है सरकारें चुनी जाती हैं, अपना कार्यकाल पूरा करती हैं और सहज तरीके से पावर का ट्रांसफर होता है। मान लिया एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी हार गई है और कोई क्षेत्रीय दल जीत गया है या कांग्रेस जीत गई है, पावर का ट्रांसफर बहुत इजीली होता है, कोई जिद नहीं, किसी तरह की कोई लड़ाइयां नहीं।
इसलिए इसको महान लोकतंत्र कहा गया। दूसरी बात ये है कि इन 3 देशों या बाकी देशों में भी ये तख्तापलट की नौबत क्यों आई है? क्योंकि सरकारें जन कल्याण के काम नहीं कर रही थी, क्योंकि सरकारें नागरिकों को सुरक्षा दे पाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था, नेपोटिज्म था, यानी वंशवाद की बेल जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और जो उनके बच्चे थे शासकों के, वो नाइट क्लब में और महंगे-महंगे होटलों में उनकी तस्वीरें, उनके टिकटॉक और तमाम दूसरी चीज़ें वो वायरल हो रहे थे। तो लोगों में एक असंतोष पैदा हुआ। तो वहाँ पर इसलिए तख्ते पलटे गए। भारत में ना तो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं इन सरकारों पर, मोदी सरकार पर भी और जो बीजेपी की सरकारें हैं उन पर भी, और अब तो एनडीए की भी जो सरकारें काम कर रही हैं 6-7 राज्यों में, वहाँ भी कोई भ्रष्टाचार का ऐसा कोई गंभीर आरोप मेरे सामने तो नहीं आया है। और दर्शक भी देख रहे हैं इन चीज़ों को। दिक्कतें कहाँ हो रही हैं? दिक्कतें सबसे ज़्यादा हो रही हैं पश्चिम बंगाल में, जहाँ ममता बनर्जी है। वहाँ अदर कास्ट को, अदर रिलीजन के लोगों के पर अटैक होते हैं, उनके साथ मिसहैपनिंग होती है। दिक्कतें केरल में हो रही हैं, धर्मांतरण भी हो रहा है, पंजाब में भी धर्मांतरण हो रहा है। बड़े पैमाने पर केरल में, जिसको एजुकेटेड स्टेट कहा जाता है, वहाँ पर आईएसआईएस और तमाम दूसरे उनकी भी गतिविधियाँ देखी गई हैं, पकड़ी गई हैं। जो बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं है, वहाँ कुछ दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार भी नहीं है और वंशवाद भी नहीं है, परिवारवाद भी नहीं है। भई कम से कम प्रधानमंत्री के बारे में या योगी आदित्यनाथ के बारे में तो हम कह ही सकते हैं कि उनके अपने मुख्यमंत्री आवास या प्रधानमंत्री आवास में उनके परिवार का, उनके कुनबे का कोई आदमी दिखाई नहीं देता। सत्ता के गलियारों में भी वो दलाली करते हुए नहीं पाए जाते, या अगली 7 पुश्तों के लिए भी वो अपना इंतजाम कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। वो इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहे और अब प्रधानमंत्री हैं, उन पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है करप्शन का। तो एक प्रामाणिक नेतृत्व है और देश में जो बदलाव है, ज़मीन पर जो बदलाव है, वो सबको दिखाई दे रहा है। वो देश में भी और विदेश में भी सबको दिख रहा है। इसलिए उनकी जी। लोकप्रियता, जो ग्लोबल रेटिंग है, वो आप देखिए पिछले 5 साल से हाईएस्ट है, उनके आस-पास भी कोई नहीं है। तो यहाँ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, और जो आपका मूल सवाल था कि यहाँ से क्यों भाग रहे हैं और भारत में निवेश क्यों हो बढ़ रहा है, उसका भी जवाब इसी में अंतर्निहित है, अंबर जी। जहाँ वातावरण जी, अच्छा बिल्कुल। हो, जहाँ भ्रष्टाचार कम हो, जहाँ वंशवाद ना हो, जहाँ अराजकता ना हो, जहाँ हिंसा ना हो, वहाँ पूंजी निवेश आता है। और जहाँ ये अस्थिरता हो, अनसर्टेनिटी हो, वहाँ से लोग भागेंगे ही भागेंगे। जी, बिल्कुल। ओमकार जी, आपने बिल्कुल सही इस पूरे जो ये पूरा जो मामला है, इसका पूरा आपने इसकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छे से यहाँ पर रखी है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत को अब अपनी जो बॉर्डर सेंट्रिक स्ट्रैटेजी है, उसके साथ-साथ क्या रीजनल इकोनॉमिक कंटेनमेंट पॉलिसी भी शुरू करने की ज़रूरत है इन फेल्ड स्टेट्स के खिलाफ जिस तरह से ये चीज़ें और ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं? देखिए, सरकार की कुछ एक्चुअल में मर्यादाएँ होती हैं, और जब आप केंद्र की सत्ता में हों, तो आपको बहुत ज़िम्मेदारी और जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए, पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। ये वो दौर तो है नहीं जब इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर रहते हुए 50 से ज़्यादा सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। या ये वो दौर भी नहीं है कि जब केंद्र के ऐसे मनमाने कानून पारित किए जाते थे, बनाए जाते थे, और फिर राज्यों के ऊपर उनको थोपने की कोशिश होती थी, जो राज्य नहीं मानता था उसको चलता कर दिया जाता था। या यहाँ ऐसा भी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को अनदेखा करके जबरन अपनी पॉलिसीज़ जो है उनके ऊपर थोपी जाती हों। मेरे विचार से एक हरीश रावत की सरकार को छोड़ दें, तो ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है कि जब मोदी सरकार ने किसी राज्य सरकार को बर्खास्त किया हो, या 355 या 356 का उपयोग भी किया हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। बल्कि इसके लिए उनको उनका क्रिटिसिज़्म होता है कि देखिए पश्चिम बंगाल में क्या-क्या होता रहा है, और सरकार जो है वो, अगर संविधान में 356 और 355 का प्रावधान है,
तो आप मिसयूज़ मत करिए मगर यूज़ तो करिए, जहाँ-जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ आपको, आज का मतदाता मुझे लगता है कि हम उसका आकलन करने में कई बार चूक जाते हैं और कई बार हम उसका सही-सही अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते हैं कि वो कितना जागरूक है। वो देखता है और जब समय आता है, तो वो फिर उस समस्या का समाधान कर लेता है। जो हमें इसलिए समस्या लगती है कि भई केंद्र सरकार सीधे उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है या टाइमली उसको करना चाहिए था क्योंकि आजकल सबका मानना है कि भई 1-1 मिनट और 1-1 घंटा और 1-1 दिन बहुत कीमती है। अगर 5 साल कोई चुनी हुई सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप बिहेव नहीं कर रही है, लोक कल्याण के काम नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार में ही लगी हुई है, तो ऐसी सरकारों को वापस बुलाया जाए या बर्खास्त किया जाए या चुनाव कराए जाएँ। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी जो हमारे यहाँ का तंत्र है, जो व्यवस्था है और मोस्टली लोग भी हैं, वो अभी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं कि ऐसी व्यवस्था को लागू किया जाए। तो इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा है नहीं। जनता जागरूक है, 5 साल झेल लेगी, 5 साल बाद उनको चलता करेगी और फिर कई बार तो हमने देखा है कि ऐसे चलता करती है कि उनकी वापसी के दरवाजे ही बंद हो जाते हैं। तो इसके लिए एक्चुअल में वॉच एंड वेट की एक नीति होती है, उसको देखना चाहिए। पर हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहाँ तक हम बात करें तो वो कई अवसरों पर कह चुके और मेरे विचार से तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2013-14 में ही जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनको फेस बनाया गया था सितंबर 2013 में प्रधानमंत्री पद का, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो पश्चिमी भारत है, ऊपर से लेकर के और नीचे तक, वो संपन्न है अपेक्षाकृत। वो विकास की मुख्य धारा में शामिल है। लेकिन जहाँ तक पूर्वी भारत का सवाल है, उसमें पूर्वोत्तर के राज्य भी आ जाते हैं, उसमें बिहार भी आ जाता है, उसमें उत्तर प्रदेश का भी एक इलाका है, नीचे भी आप चले जाइए तो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, नीचे उड़ीसा है, फिर नीचे तक चले जाइए। ये सब कहीं न कहीं पिछड़ गए हैं। तो इन इन पर फ़ोकस करने की ज़रूरत है और अगर सभी राज्यों में एकरूपता आ जाए और सब विकास की दौड़ में आगे बढ़ जाएँ, तो जो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र की पाँत में ले जाने का एक संकल्प लिया गया है, उसको सिद्धि तक पहुँचाया जा सकता है। तो हमने देखा भी है, 2014 के बाद इन राज्यों में काफ़ी पैसा भी दिया गया है, योजनाएँ, परियोजनाएँ भी बनाई गई हैं, उनको ज़मीन पर भी उतारा जा रहा है और ये एक्चुअल में वहाँ की जनता को भी और वहाँ के शासकों को भी, वो चाहे बीजेपी के हैं या दूसरे दलों के हैं, उनकी भी समझ में ये बात लाई गई है कि भई झूठे आश्वासन देने से, लंबी-लंबी बातें करने से काम नहीं चलता है। प्रोजेक्ट बनाइए, समन्वय रखिए केंद्र के साथ में, वो प्रोजेक्ट समय से पूरे हों, उनमें कोई बाधा ना बने और जो आकांक्षाएँ हैं लोगों की, जो बढ़ गई हैं एक्चुअल में पिछले 10-11 सालों में, उन आकांक्षाओं को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, रोज़गार के अवसर कैसे जनरेट किए जा सकते हैं, इस पर हम ध्यान फ़ोकस करें और इसके लिए एक्चुअल में एक प्रेशर बना है दूसरे दलों पर भी और ये शुभ संकेत। बात करें साउथ एशिया की, साउथ एशिया में जो ये पूरा हम जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देख रहे हैं, क्या इसके पीछे हम ये कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक करेक्शन हो रहा है पूरे इधर हम अपने रीजन की बात करते हैं तो? अंबर जी, बहुत सारे इसके पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं। हम जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो फिर बहुत सारे कंट्रीज़ को देखते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, वहाँ के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ की सरकारें किस तरीके से चल रही हैं और अगर हम कहें कि तो कुछ देशों की समझ में चीज़ें आई हैं, लेकिन कुछ देश अभी भी बहुत गैर ज़िम्मेदार बिहेव कर रहे हैं।
मैं ये नहीं कहता कि वो भारत के साथ मिलकर के ही रहें, तभी उनमें जो है वो बरकत आएगी या विकास होंगे या वो आगे बढ़ेंगे। पर भारत एक महाशक्ति के रूप में इमर्ज हो रहा है और ये जो बदलाव भारत में देखे जा रहे हैं, ये रातों-रात तो नहीं आए हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि 2014 से पहले की सरकारें कोई काम ही नहीं कर रही थी। कंट्रीब्यूशन सबका है। 1947 के बाद से अब तक जितनी सरकारें रही हैं या जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, सबने अपनी-अपनी क्षमता और अपनी-अपनी समझ के हिसाब से काम किए हैं। बहुत सारी चीज़ें तब भी बनी हैं, लेकिन 2014 के बाद जितनी तेज गति से काम हुआ है और व्यवस्था में जो एक कसावट देखने को मिल रही है, जो टारगेट तय किए जाते हैं, उन टारगेट पर जो योजनाएँ, परियोजनाएँ हमें राष्ट्र को समर्पित होती हुई दिखाई देती हैं और आम लोगों के जीवन में जो एक्चुअल में बदलाव हम देख रहे हैं, हर स्तर पर, उससे कम से कम आस-पड़ोस के जो देश हैं, वो कुछ तो सीख सकते हैं और ये हमने देखा है नेपाल के समय भी, जब ये हुआ था कांड, वहाँ नौजवानों के मुँह पर क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम था। वो कह रहे थे कि काश हमारे यहाँ भी एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा मिल जाए। पाकिस्तान में, वहाँ बहुत सारे यूट्यूबर हैं, जो जनता के बीच में जाकर के उनसे बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। वहाँ का सेना प्रमुख क्या कह रहा है, वहाँ की सरकार क्या कह रही है, वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहा है, छोड़ दीजिए। लेकिन जो वहाँ का आम जनमानस है, जो लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि भई ठीक है, नरेंद्र मोदी पे आप तमाम तरह के आरोप लगाइए, लेकिन कम से कम वो इन लोगों की तरह अपना घर नहीं भर रहा है, वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, वो अपनी 7 पुश्तों का इंतजाम नहीं कर रहा है, वंशवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा है और दिन-रात अपने देश की प्रगति के लिए लगा हुआ है, उसकी साख बढ़ाने के लिए लगा हुआ है और जब ज़रूरत पड़ जाती है, तो अमेरिका तक से भिड़ जाता है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसने तदबीर बदल दी है, वातावरण बदल दिया है। तो ये चीज़ें एक्चुअल में जब दूसरे देशों के नागरिक कहते हुए दिखाई देते हैं, तो लगता है कि चलो आज नहीं तो कल, जब तंत्र इनके हाथों में आएगा या जब ये अ, निर्णय की स्थिति में आएँगे, किसी पोज़ीशन में होंगे, तो कम से कम वो उस तरफ बढ़ेंगे। और अगर आप ये जो छोटी-मोटी इस समय लड़ाइयाँ चल रही हैं, इनकी तरफ आपका इशारा है, तो ये चलेंगी। ये कुछ समय के लिए हो सकता है कि शांति हो जाए, फिर कुछ ना कुछ खुड़-पेंच होगी क्योंकि कुछ तो अंदरूनी समस्याएँ हैं, जो इतिहास की देन है। अ, अतीत के कुछ शासकों की काहली या नालायकी या कुछ भी नाम दे दी, उनकी वजह से ये सब हुआ है। कुछ अंग्रेज़ों के द्वारा छोड़ी गई दिक्कतें हैं। जैसे डूरंड लाइन की बात कर लेते हैं। क्या क्या है डूरंड लाइन और वो कैसे तय की गई थी? क्यों तय की गई थी वहाँ पर वो? कि आप बहुत सारे पख्तूनों को इधर छोड़ दीजिए, बहुत सारे पख्तूनों को आप उधर छोड़ दीजिए। तो ये डंडा बजना ही था एक ना एक दिन, ये होना ही था। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो एलओसी है या दूसरी चीज़ें हैं या चीन की तरफ जो हमारी एलएसी है, वो हमेशा के लिए झगड़े का बायस बनेंगी ही बनेंगी। उनका कभी गंभीरता के साथ निदान समाधान खोजने की कोशिशें ही नहीं हुई हैं। तो इस समय जो पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर चल रहा है या पाकिस्तानी वायुसेना ने जिस तरीके से काबुल में जाकर के कि जी नूर वली महसूद को हमें ख़त्म करना है, जो टीटीपी का प्रमुख है। तो भई ये सब चीज़ें आप क्या समझते हैं कि भई अफ़गानिस्तान के पास अगर उस तरह की वायुसेना नहीं है जैसी आपके पास है, तो वो इतना कमज़ोर राष्ट्र है या तालिबान सरकार इतनी कमज़ोर है कि वो हाथ पर हाथ रख कर के बैठ जाएगी? क्या किया उसने वज़ीरिस्तान में? धो करके रख दिया। 25 पाकिस्तानी सैनिक एक ही झटके में ख़त्म कर दिए। बहुत सारे घायल हो गए
उनकी चौकी पर पूरा कब्जा कर लिया, उस पूरे इलाके की 3-4 चौकियों पर कब्जा कर लिया। और अभी भी इस्तांबुल में जो टॉक्स इनकी शुरू हुई थी शनिवार को, वो बिना किसी नतीजे के खत्म हुई। तो अब ये ख्वाजा आसिफ क्या कह रहा है कि हम फुल वार के लिए तैयार हैं। अरे भाई, शीशे के सामने जाकर के खड़े हो जाओ, थोड़ा ठीक से अपना चेहरा देखो, औकात क्या है, और हाथ में कटोरा है, जगह-जगह भीख माँगते फिरते हो और आप दूसरे देशों को धमकाते हो कि हम युद्ध के लिए तैयार, फुल वार के लिए तैयार। मतलब सुनकर के भी हँसी आती है। तो ये किसी भी दृष्टि से, मतलब इनकी सत्ता में सारे ऐसे ही छँटे हुए आते हैं, मुझे तो लगता है। एक वो पाव-पाव के बम की बात करता था, परमाणु बम की बात करता था, और एक ये फुल वार की बात कर रहा है। 4 दिन में तो तुम्हारी पतलून गीली हो गई, 4 दिन में तो तुमने घुटने टेक दिए, और वहाँ पर जो है एक त्राहिमाम त्राहिमाम, और इतने बेशर्म बेगैरत लोग हैं। युद्ध हारे, डीजीएमओ के ज़रिए सीज़ फायर के लिए गिड़गिड़ाए, और फिर ये ऐलान कर दिया पूरे पाकिस्तान में और वाशिंगटन तक कि हम जीत गए, और अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया। तो अब ये ये लोग कोई ऐसे ओमकार जी होंगे। पहली बार थोड़ी ना हुआ है, पाकिस्तान में तो यही होता है। हाँ, 71 में भी जब 93,000 सैनिकों की पतलूनें उतरवाई थी हमने, तब भी इन्होंने यही कहा था कि हम जीते हैं जी। तो ये बेशर्म लोग हैं, और ये इस पूरे खित्ते के लिए, पूरे इलाके के लिए एक्चुअल में समस्या बने हुए हैं। और जब से ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने इनके कंधे पर हाथ रख दिया है, तब से तो फूले समा रहे हैं, घूम रहे हैं कि अजी हम ये कर देंगे, अजी हम वो कर देंगे। एकदम चौड़ा के घूम रहे हैं बिल्कुल। हाँ, तो ये समस्याएं क्रिएट करते रहेंगे। जी, और दूसरी तरफ स्थिति ये है कि पाकिस्तान आईएमएफ के घुटनों पर है और चीन से गुज़ारिश कर रहा है कि एनडीबी यानी कि जो ब्रिक्स बैंक है, उसमें सदस्यता दे दी जाए उसको, ताकि वो अपने जो बोरोइंग ऑप्शंस हैं, उनको डाइवर्सिफ़ाई कर सके। लेकिन प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बिल्डिंग पाकिस्तान के एकदम मज़बूत है। लेकिन इन सब के बीच में जो भी हमने आज चर्चा की कि किस तरह से जो कंपनीज़ हैं, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से पल्ला छुड़ाकर भाग रही हैं और ज़्यादातर भारत की तरफ आ रही हैं। चाइना से लेकर इन सभी मुल्कों से भारत एक बड़ा, अगर एफडीआई की भी बात करें तो बड़ा एक एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। भारत में बम्पर इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये भारत के लिए हम एक खुशखबरी के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी और एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट भी है। ओमकार जी, आपने इस मुद्दे पर हमारे साथ काफ़ी अहम चर्चा की और सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो रखे, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।